नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियां। आज हमारी नेक्स्ट क्लास नंबर 5 रहेगी, जिसके अंदर संस्कृत शिक्षण की जो नवीन विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 4 के अंदर संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियां हमने सभी जो 10-11 प्राचीन विधियां थी वो देख ली थी। आज की क्लास में 7 विधियां, जिनमें पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, व्याख्या विधि है, व्याकरण विधि है, मूल्यांकन विधि है, हर्बट पंचपदी है, इनके बारे में, नवीन विधियों के बारे में यहां पर अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करें तो व्याख्या विधि और व्याकरण विधि है, जो हमने प्राचीन विधियों में भी पढ़ा था, उनको नवीन विधियों के अंदर भी क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो साथी संस्कृत व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों की तैयारी कर रहे हैं वो क्लासें अटेंड, सभी क्लासें आपको यहां पर ट्रिक के साथ मिल जाएगी व्याकरण की, वो अटेंड कर सकते हैं। और जो संपूर्ण कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से नोट्स प्लस वीडियो क्लासेज वहां से ले सकते हैं दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने देखने वाले हैं नवीन विधियां दोस्तों। देखिए, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति के बाद से संस्कृत शिक्षण के लिए आज तक प्रयुक्त की जाने वाली विधियों को इस श्रेणी में रखा गया। किसमें? नवीन विधियों की श्रेणी में रखा गया है, जिनके अंदर 7 विधियां हैं जो मुख्य रूप से हमारे काम में आती है, जिनका हम अध्ययन यहां पर करने वाले हैं। जिनमें पहली हमारी जो शिक्षण विधि है वो है पाठ्य पुस्तक विधि दोस्तों। भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन थे? डॉक्टर बेस्ट थे। भारत के अंदर पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि के समर्थक थे डॉक्टर बेस्ट दोस्तों। पठित अंश का अधिकाधिक लाभ उठाने में पाठ्य पुस्तक विधि महत्वपूर्ण। समझिए होती क्या है पाठ्य पुस्तक। अगली 3 लाइनों के अंदर पाठ्य पुस्तक विधि आपको समझ में आ जाएगी मित्रों। जो पठित अंश है उसका अधिक से अधिक हम फायदा उठाए, लाभ उठाए, वही पाठ्य पुस्तक विधि है, वो क्या है वहां पर महत्वपूर्ण रहती है। देखिए, इसके अंतर्गत कक्षा के स्तर के अनुसार विषय वस्तु को वर्गीकृत किया जाता है। कक्षा का जो स्तर होता है उसके अनुसार पाठ्य पुस्तक विधि के अंदर क्या रहता है, विषय वस्तु है वो निर्धारित रहती है, वर्गीकृत रहती है। इस विधि में पाठ्य पुस्तक के पाठ ही संपूर्ण अध्ययन के केंद्र बिंदु होते हैं। जो पाठ्य पुस्तक, जो हमारी किताब है, उसके अंदर जो अध्याय, जो पाठ है, वो ही क्या रहते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि में केंद्र रहते हैं दोस्तों। इस विधि यानी पाठ्य पुस्तक विधि के अंदर आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, प्रश्नोत्तर विधि को अपनाते हुए मौन पठन करवाया जाता है दोस्तों। तो पाठ्य पुस्तक विधि के अंदर आदर्श, अनुकरण और प्रश्नोत्तर विधि, इनको अपनाया जाता है। मौन पठन है जो इसमें करवाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक विधि के अंदर इसमें क्रमश से वर्णमाला, छोटे शब्दों, वाक्यों, अनुच्छेदों का भी क्या गान भी करवाया जाता है। इस विधि में संपूर्ण पाठ पढ़ा लेने के बाद, इस विधि यानी जो पाठ्य पुस्तक विधि है उसके अंदर संपूर्ण पाठ पढ़ा लेने के बाद छात्रों को व्याकरण और अनुवाद का अभ्यास करवाया जाता है दोस्तों। यह होती है आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। अब देखिए पाठ्य पुस्तक विधि के गुण क्या है। जो पाठ्य पुस्तक विधि है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें शिक्षण सूत्रों का क्या किया जाता है, अनुसरण पूर्णतः किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि का पहला गुण है कि यह पहली विधि है जो मनोवैज्ञानिक विधि है। पहली विधि, नवीन विधियों में पहली विधि पढ़ रहे हैं जो क्या है आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है, और पूर्णतः शिक्षण सूत्र है उनका इसके अंदर अनुसरण किया जाता है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में भी यह क्या होती है, सहायक होती है दोस्तों। सहस्वर वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण के अभ्यास का अवसर प्रदान इसके अंदर किया जाता है पाठ्य पुस्तक विधि के अंदर। इस विधि द्वारा संस्कृत शिक्षण की प्रक्रिया में नियमितता व समरूपता आती है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा संस्कृत शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें नियमितता आती है, उसमें समरूपता आती है। यह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। पाठ्य पुस्तक विधि है जो छात्रों में क्या करती है, जिज्ञासा का उत्पन्न करती है। संस्कृत विषय के प्रति अनुराग उत्पन्न करने की यह एक सरलतम विधि है दोस्तों। तो यह है पाठ्य पुस्तक विधि के क्या महत्वपूर्ण गुण।
अब हम बात करें कि पाठ्य पुस्तक विधि है, इसके कुछ दोष भी तो होंगे। जहां पर गुण होंगे वहां पर दोष आपको पता जरूर मिलेंगे। तो देखिए क्या है पाठ्य पुस्तक विधि के दोष। इसमें छात्रों का ध्यान केवल पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित रहता है। पाठ्य पुस्तक विधि के अंदर क्या है, जो छात्रों का ध्यान है वो कहां पर रहता है, केवल पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित रहता है। वह संस्कृत साहित्य का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं कर पाता। सिर्फ जो किताब है उतना ही अध्ययन करेंगे, संस्कृत का जो साहित्य है, जो व्यापक ज्ञान है, वो अध्ययन एक छात्र नहीं कर पाएगा दोस्तों। यदि पाठों को व्याकरण के नियमों पर आधारित भी कर लिया जाए तब भी व्याकरण के क्रमबद्ध ज्ञान का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। जो यहां पर हम संस्कृत की बुक बात करें तो वो जो किताब है उसको अगर हम क्या करें, व्याकरण के जो नियम है उन पर आधारित उन सभी पाठों को बना दें, तो भी जो क्रमबद्ध व्याकरण का ज्ञान है वो एक बालक, एक छात्र को प्राप्त इस विधि से नहीं होगा दोस्तों। इस विधि में शब्दार्थ तथा वाक्यार्थ आदि को महत्व दिया जाता है, जबकि मौखिक एवं लिखित कार्य पाठ्य पुस्तक विधि में बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। छात्रों में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है पाठ्य पुस्तक विधि से। इसके अलावा यह एक यांत्रिक विधि है। इसमें वाक्यों का वाचन करते हुए उनका मातृभाषा में अनुवाद करवाया जाता है। जो वाक्य होता है उनका वाचन करते हुए उनका मातृभाषा में क्या करवाया जाता है, अनुवाद करवाया जाता है। किंतु छात्रों को पाठ के मुख्य भावों को समझाने का अवसर बहुत ही कम प्राप्त पाठ्य पुस्तक विधि में होता है। तो नवीन विधियों में जो हमारी पहली विधि है पाठ्य पुस्तक विधि है, इसके अंदर क्या इसके गुण है, क्या इसके दोष है, क्या ये विधि है, वो हमने अध्ययन कर लिया। आगे चलिए दूसरी हमारी जो विधि आती है वो आती है प्रत्यक्ष विधि दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट विधि। और यहां से देखिए पहली लो लाइन है, वहां से आपके क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए भी है। देखिए इस विधि को डायरेक्ट मेथड, सुगम पद्धति अथवा निर्बाध विधि भी कहते हैं। जो प्रत्यक्ष विधि है इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, सुगम पद्धति, ये तो बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया सुगम पद्धति वाला, तो या निर्बाध विधि भी इसको कहते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा सिखाने में किया गया था। जो प्रत्यक्ष विधि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसमें किया गया था, अंग्रेजी भाषा सिखाने में किया गया था। इस विधि से भाषा विशेष को पढ़ाते समय उस ही भाषा को माध्यम रखा जाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या होता है, जिस भाषा को हम पढ़ाते हैं उसी भाषा का माध्यम रहेगा। जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ना तो संस्कृत ही माध्यम रहेगा। अभी हम प्रत्यक्ष विधि का हमें नहीं ले रहे, पढ़ संस्कृत रहे हैं, जबकि पढ़ किस में रहे हैं, माध्यम हमारी कौन सी भाषा बन रही है, यहाँ पे हिंदी बन रही है। कहने का मतलब हम प्रत्यक्ष विधि काम में नहीं ले रहे। अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में ही पढ़ते, माध्यम भी हम संस्कृत का रखते, तो वहां पर आपकी प्रत्यक्ष विधि है वो काम करती दोस्तों। जैसे संस्कृत को संस्कृत माध्यम से, अंग्रेजी को अंग्रेजी से, हिंदी को हिंदी से, इस प्रकार दोस्तों। अब यहां पर देखिए मित्रों, प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में 3 मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला बिंदु क्या है आपका, कि किसी भी भाषा को सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। प्रत्यक्ष विधि के अंदर आप कोई सी भी भाषा की अगर क्लास ले रहे हैं तो वहां पर आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए। अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, मौखिक कार्य इसके अंदर करना चाहिए। वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाया जाए। जो वस्तु है, जो शब्द है, उनके बीच सीधा संबंध है वो स्थापित किया जाए और फिर पढ़ाया जाए दोस्तों। आगे देखिए प्रत्यक्ष विधि के बारे में। संस्कृत शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर बीपी बोकिल ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल बंबई के अंदर किया था दोस्तों। तो संस्कृत शिक्षण के अंदर जो प्रत्यक्ष विधि है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, बीपी बोकिल ने दोस्तों। इस विधि से पाठ पढ़ते समय छात्र भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका मस्तिष्क बड़ा स्वावलंबी तथा रचनात्मक बन जाता है। इस विधि से संस्कृत शिक्षण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यह थी आपकी प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ ली। अब इसके देखिए गुण दोस्तों, क्या है प्रत्यक्ष विधि के गुण। पहला है
यह संस्कृत भाषा सिखाने की सर्वोत्तम विधि है। क्यों है? क्योंकि किसी भी भाषा को उस ही भाषा के माध्यम से सुविधा पूर्वक सीखा जा सकता है। अगर हम प्रत्यक्ष विधि काम में लेंगे तो इसमें हम संस्कृत भाषा ही माध्यम रखेंगे, तो संस्कृत भाषा अगर माध्यम रखेंगे तो आसानी से उसको सिखाई जा सकती है संस्कृत। इसमें छात्र व शिक्षक दोनों क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं, क्योंकि मौखिक प्रभाव ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि वार्तालाप को इसके अंदर विशेष महत्व दिया गया। वार्तालाप यानी मौखिक ज्यादा रहती है ये विधि, तो दोनों क्या रहते हैं? सक्रिय इस विधि के अंदर रहते हैं दोस्तों। श्रवण, पठन, लेखन, भाषण इत्यादि चारों कौशलों के विकास का अवसर छात्रों को दिया जाता है। चार कौशल जो हमने पहली क्लास में चारों कौशलों के बारे में पढ़ा था, वो चारों कौशल इसके अंदर क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं प्रत्यक्ष विधि में। यह विधि संस्कृत भाषा की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है। संस्कृत जो शिक्षण का स्तर है इसको ऊंचा उठाने में भी प्रत्यक्ष विधि क्या है? सहायक विधि है दोस्तों। इसके अलावा और देखिए, छात्रों में स्वतंत्र रूप से संस्कृत में अपने विचारों को प्रकट करने की योग्यता का विकास होता है, क्योंकि इसका माध्यम संस्कृत का संस्कृत, हिंदी का हिंदी, चाहे आप कोई सी भाषा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। कहने का मतलब अगर आप संस्कृत की बात कर रहे हो तो आपका माध्यम भी संस्कृत रहेगा, तो जो संस्कृत के अंदर आपके विचार है वो प्रकट करने की आप में क्या होगी? योग्यता विकसित होगी। इस विधि से संस्कृत शिक्षण रोचक हो जाता है तथा छात्रों को संस्कृत भाषा सीखने की अभिप्रेरणा भी इस विधि से मिलती है दोस्तों। इस विधि में वार्तालाप को विशेष महत्व दिया जाता है, जो हमने पहले भी देख लिया है। अतः छात्र अवसरानुसार भाषा के साथ ही साथ उसके व्यक्त करने का ढंग भी क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहां पर अब गुण हमने देख लिए तो थोड़े दोष भी देख लें। गुण है तो वहां पर दोष मिलेंगे आपको। तो प्रत्यक्ष विधि के दोष, इस विधि द्वारा संस्कृत शिक्षण की गति क्या रहती है? मंद रहती है, क्योंकि संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा नहीं है। अभी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम स्पीड के साथ पढ़ेंगे तो भी हमारे चल जाएगा काम। अगर संस्कृत होता और इतनी स्पीड के साथ हम पढ़ते तो हम क्या नहीं कर पाते? संस्कृत को समझ नहीं पाते। कारण क्या है? हिंदी हमारी भाषा है, लोक भाषा है, हम बोलते हैं हिंदी, या हमारी मातृभाषा में अगर हम समझे तो वो हम बोलते हैं, हमें समझ में आती है। संस्कृत हमें समझ में ही नहीं आती है, तो हम अगर उसको स्पीड के साथ नहीं पढ़ा सकते। कहने का मतलब शिक्षण है उसमें गति बहुत ही मंद हो जाती है। इस विधि से शिक्षण करने के लिए अध्यापकों का स्वयं का ज्ञान परिपक्व, परिनिष्ठित व परिमार्जित होना चाहिए, जिसका प्राय अभाव दिखाई देता है। संस्कृत के अंदर है आप है जो अगर प्रत्यक्ष विधि काम में लेना चाहते हैं शिक्षण में, तो जो शिक्षक है वो एक परिपक्व होना चाहिए, परिमार्जित होना चाहिए, लेकिन ऐसे शिक्षक मिलना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। संस्कृत की प्रत्येक विधा को इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे गद्य या पद्य पाठ पढ़ाते समय सूक्ष्म भावों, सौंदर्यानुभूति तथा सूक्ष्म अर्थ वाली संज्ञाओं को स्पष्ट करने में मातृभाषा अधिक सहायक हो सकती है। तो कहने का मतलब चाहे गद्य हो चाहे पद्य भाग हो, वो आप प्रत्यक्ष विधि से नहीं समझा सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए और क्या इसके हैं जो दोष हैं। यह विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ही अधिक उपयोगी, जो प्रतिभाशाली है, जो जल्दी सीखते हैं, उनके लिए उपयोगी है। सामान्य और मंदबुद्धि छात्रों को इससे अधिक लाभ है जो नहीं मिलता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए अधिक समय चाहिए, जबकि विद्यालयों में संस्कृत के कालांश का समय बहुत ही सीमित होता है। अगर प्रत्यक्ष विधि आप काम में लेना चाहते हैं तो समय भी अधिक चाहिए, जबकि आपको तो संस्कृत का कालांश है वो लिमिटेड टाइम का दिया जाता है। तो यह थी आपकी प्रत्यक्ष विधि, गुण और दोष दोस्तों। आगे तीसरी विधि की ओर चलते हैं, नवीन विधि की। तो हमारी आती है विश्लेषणात्मक विधि दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट विधि देखिए, यह विधि पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो विश्लेषणात्मक जो विधि है मित्रों, यह पूर्ण से अंश की ओर चलती है। कैसे? देखिए यहां पर इस विधि से शिक्षण करते समय शिक्षक पहले संपूर्ण पाठ की जो वस्तु है उसको छात्रों के समक्ष है जो संक्षेप के अंदर प्रस्तुत करता है, शॉर्ट में प्रस्तुत कर देगा। तत्पश्चात पाठ के विभिन्न अंशों का क्या करता है? शिक्षण करता है। छोटे छोटे अंश है उनको समझाता है दोस्तों। संस्कृत शिक्षण में विशेषतः व्याकरण व कथा करते समय इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। व्याकरण का हो या कथा का हो, वहां पर विश्लेषणात्मक विधि है उसका प्रयोग
किया जाता है। अब देखिए विश्लेषणात्मक विधि के गुण। एक साथ संक्षेप में विषय वस्तु प्रस्तुत करने से शिक्षण रुचिकर होता है। आपने शॉर्ट के अंदर सबसे पहले क्या किया, जो पाठ है उसको छात्रों के सम्मुख रख दिया, फिर उसमें जो जो कठिन शब्द है उनका आपने क्या किया, वर्णन किया। तो कहने का मतलब अगर एक साथ आप संक्षेप के अंदर शॉर्ट के अंदर कोई विषय वस्तु है उसको रखते हैं तो वो क्या होता है, शिक्षण हमेशा रुचिकर रहता है। इसमें छात्र सीखने के लिए क्या रहते हैं, अभिप्रेरित रहते हैं। शिक्षण सूत्रों का अनुकरण भी इसके अंदर किया जाता है और जटिल विषयों को सुस्पष्ट करने की और विशेष ध्यान भी इसके अंदर दिया जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके दोष क्या है, विश्लेषणात्मक विधि के दोष। जिस विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है उसको भलीभांति समझने के लिए संश्लिष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। इसका अभाव इस विधि के अंदर क्या है, पाया जाता है दोस्तों। सभी विधाओं का शिक्षण इस विधि से संभव नहीं है। यह है कि हम सभी चीज जो विधाएं हैं उनका शिक्षण हम है जो विश्लेषणात्मक जो विधि है इसके द्वारा नहीं करवा सकते। यह विधि है जो उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज, विश्लेषणात्मक विधि किस स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों। तो यह थी आपकी विश्लेषणात्मक विधि। आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट विधि आती है, चौथी विधि है हमारी व्याख्या विधि। इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में भी होता था तथा वर्तमान में भी इसका क्या है, प्रचलन। और व्याख्या विधि हमने जो प्राचीन विधियां थी वहां पर अध्ययन इसका संपूर्ण है वो कर लिया। जटिल अंशों व मुख्य भावों को स्पष्ट करने में यह आज भी क्या है, अत्यंत उपयोगी है। हम छोटे छोटे जो अर्थ होते हैं उनको व्याख्या के साथ समझाते हैं, वही व्याख्या विधि है। इसका विस्तृत वर्णन हमने पाठशाला विधि के अंतर क्या कर लिया है, देख लिया है। पांचवी विधि की अगर हम बात करें तो वो आती है व्याकरण विधि। यह भी हमने पहले देख ली मित्रों। तो पाठशाला विधि में संस्कृत शिक्षण करते समय इसका प्रयोग देखने को मिलता है। पाठशाला विधि कौन सी, जो हमारी प्राचीन विधि थी वहां पर। वर्तमान में यह विधि बहुत उपयोगी है क्योंकि व्याकरण भाषा की आत्मा होती है। व्याकरण है जो क्या है, भाषा की आत्मा, और इसीलिए व्याकरण विधि क्या उपयोगी है। षड्वेदांगों में व्याकरण को मुख्य माना गया है, अर्थात जिस प्रकार शरीर में मुख का स्थान महत्वपूर्ण है उसी प्रकार वेदांगों में व्याकरण का स्थान क्या है, प्रमुख है दोस्तों। इससे भी व्याकरण का महत्व स्पष्ट होता है और इस विधि का भी विस्तृत वर्णन पाठशाला विधि के अंतर्गत हमने पहले कर लिया है दोस्तों। आगे चलिए, छठवीं हमारी जो विधि आती है वो आती है हर्बर्टीय पंचपदी विधि। इंपॉर्टेंट विधि रहेगी आपकी ये। देखिए, शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट के सिद्धांतों के आधार पर उसके शिष्यों ने इस पद्धति को प्रस्तुत किया। किसको, हर्बर्टीय पंचपदी विधि को। देखिए, अन्य विषयों की भांति संस्कृत शिक्षण करते समय भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। किसका, हर्बर्टीय पंचपदी का। अब यहां पे सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनकर आता है वो यहां से आएगा। देखिए अगली जो ये इतना दिया गया है, इसमें हर्बर्टीय पंचपदी यानी 5 पद, इसमें 5 पदों द्वारा पाठ के शिक्षण का विधान किया गया है। और ये 5 पद है प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से हर्बर्टीय विधि में पद नहीं है, 3 इनमें से रहेगा, एक अलग दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो इस चीज का आप नोट करके चलें। यहां पर जो ये आपको 5 पद दिए हैं इनका याद आपको जरूर कर लेना। अब देखिए हर्बर्टीय पंचपदी के जो गुण है वो दोस्तों ये रहे गुण। सभी विषयों के शिक्षण में ये उपयोगी नहीं है। जैसे विज्ञान विषय आप जो है संस्कृत इससे पढ़ सकते हैं, विज्ञान गणित इससे नहीं पढ़ सकते। हर्बर्टीय पंचपदी वहां पर काम नहीं करेगी, भाषा के अंदर ये काम कर जाएगी। संस्कृत शिक्षण करते समय भी सभी विधाओं के लिए लाभदायक नहीं है। अगर आप संस्कृत शिक्षण कर रहे हैं तो वहां पर भी सभी विधाओं के लिए हर्बर्टीय पंचपदी लाभदायक नहीं है। तथापि इस विधि का प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है क्योंकि अन्य विधियों की तुलना में यह पूर्णता लिए हुए है, यानी कि अन्य विधियों की तुलना में यह बच्चों के लिए सीखने में महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन विधा व विषय के अनुसार किया जाए तब यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध आगे हो सकती है दोस्तों। तो यह थी हर्बर्टीय पंचपदी विधि। 7वीं विधि आती है मूल्यांकन विधि दोस्तों। जो ये मूल्यांकन विधि है आपकी,
ये जो हर्बटीय पंचपदी है उसका ही क्या विकसित रूप है, हर्बटीय पंचपदी का विकसित रूप मूल्यांकन विधि ही है दोस्तों। इसमें प्रत्येक सोपान से संबंध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षा में किए जाने वाले कार्यकलापों का संयोजन कर साथ साथ क्या किया जाता है, मूल्यांकन भी किया जाता है। जो उद्देश्य है उसके लिए जो कक्षा के अंदर क्रियाकलाप होते हैं उनका साथ में क्या किया जाता है, उनका संयोजन किया जाता है और वहां से मूल्यांकन हो जाता है। यही है मूल्यांकन विधि दोस्तों। इससे शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों की दृष्टि से पाठ की सफलता की क्या ली जाती है, परीक्षा। शिक्षक भी शिक्षार्थी भी दोनों की दृष्टि से पाठ की जो सफलता है उसकी परीक्षा ली जाती है। शिक्षण में उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन का प्रारंभ सर्वप्रथम B.S. वल्यूम ने अपनी पुस्तक टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में किया दोस्तों। रॉबर्ट मेगर ने भी शैक्षिक उद्देश्यों पर क्या डाला, प्रकाश डाला। अब यहां पर देखिए हमने ऊपर देखा था ना प्रत्येक सोपान, तो इस विधि के मुख्य सोपान कौन से हैं? इस विधि में निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है: उद्देश्य, व्यवहार रूप, पाठ्य बिंदु, शिक्षक कार्य, छात्र के कार्य और मूल्यांकन। पहला कोई उद्देश्य, फिर व्यवहार रूप यानी कि उसके पीछे विद्यार्थी जो क्या कार्य कर रहा है वो, फिर पाठ्य का जो बिंदु है, फिर शिक्षक का कार्य, फिर छात्र का कार्य और अंत में मूल्यांकन दोस्तों। अब देखिए इस मूल्यांकन विधि के गुण व दोष क्या क्या है मित्रों। पहले देख लेते हैं गुण। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें मूल्यांकन साथ साथ चलता है, मतलब है क्या, मनोवैज्ञानिक है। यही प्रतिक्रियाओं पर छात्र को अभिप्रेरित व पुनर्बलित होने का अवसर मिलता है दोस्तों। शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार करने की उचित दिशा का ज्ञान भी मूल्यांकन विधि के अंदर, शिक्षक खुद का भी मूल्यांकन इस विधि के अंदर करता हुआ चलता है दोस्तों। और दोष देखिए, इसके दोष क्या है, मूल्यांकन केंद्रित होने के कारण शिक्षण में स्वाभाविकता की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और छात्र पर निरंतर मूल्यांकन का दबाव है, रेगुलर जब भी वो कक्षा में बैठेगा तो मूल्यांकन का दबाव उसके ऊपर लगा रहेगा दोस्तों। तो ये थी संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियां। कैसी लगी आपको, कमेंट जरूर कर दे मित्रों, कमेंट चाहता हूं आपका। बाकी व्याकरण के हमारे 12 से 13 टॉपिक हो चुके हैं, 6-7 टॉपिक जल्दी आपको करवा दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।